यस 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 गाइस, सो वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सेल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मोनीश और आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स एंड सीए इंटर लेवल पे एफएमएसएम का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। दोस्तों, आज हमारे इस सेशन में हम एफएम चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, लेकिन हम आपको उसको एकदम ही इजी मैनर में उस क्वेश्चन को आपको करवाएंगे। लेकिन सेशन चालू करने के पहले दोस्तों, अगर आपको मुझसे पढ़ के एफएमएसएम पढ़ के अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एनरोल करें हमारे बैचेस में फ्रॉम ultimatesea.com वेबसाइट। या अपने फ्रेंड्स को जरूर हमारे क्लासेस के बारे में बताइए। आप फास्ट ट्रैक रेगुलर बैचेस सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ ही साथ जो है आप हमारे बुक्स भी अलग से ले सकते हैं mvsir.in हमारे वेबसाइट से। आप FM कंपाइलर, SM कंपाइलर, हैंड रिटन नोट्स, SM शास्त्र, ये सब बुक्स आप ले सकते हैं अलग से। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो आइए गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 ऑफ FM चैप्टर नंबर 7। बोलता है लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट। तो एक मशीन डालना है टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ हिज एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट। ओके, बोलते हैं एट प्रेजेंट तो अभी क्या हो रहा है वो देखते हैं। द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ 150 लाख पर एनम, है ना, फॉर द नेक्स्ट 4 years। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी। बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी, है ना। ओके, ऑन पेमेंट ऑफ अ कंपनसेशन ऑफ 90 लाख बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स। बोलते द कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। द मशीन रिक्वायर्ड टू फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 lakhs। At the end of the 4th year, the machine can be sold for 60 lakhs and the cost of dismantling and removal will be 45 lakhs। आपको यहाँ पे सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है आपको, और आपको बोला है कि आपको यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, हाँ यहाँ पे आपको ये डेटा दिया है बेसिक, है ना, सेल्स वगैरह सब दिया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स से आपको निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। बोलते हैं इनिशियल स्टॉक, प्लीज ध्यान दीजिए। यस गाइस, बोलते हैं इनिशियल, बोलते बेटा इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग इज 60 lakhs एट द स्टार्ट ऑफ year 1, है ना। द स्टॉक ऑफ मटेरियल्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ year 1 to 3 एंड विल बी 165 lakhs एंड द स्टॉक एट द एंड ऑफ 4th year विल बी nil। द स्टोरेज ऑफ मटीरियल्स, है ना, will utilize a space which would otherwise, है ना, इसको अलग कलर से करता हूँ। the storage of material will utilize space, ठीक है ना, which could otherwise have been rented out for 30 lakhs per annum। बोलते हैं लेबर कॉस्ट, बोलते देखो, बोलते हैं कि लेबर कॉस्ट जो है it includes wages of 40 workers whose transfer to this process will reduce the idle time payments, है ना, of 45 lakhs in year 1 and 30 lakhs in year 2। फैक्ट्री ओवरहेड्स, बोलते बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है ना, इंक्लूड अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 90 lakhs पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर। बोलते हैं द कंपनीज टैक्स रेट इज 30%, कंसिडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%। द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको यहाँ पे PVIF की डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बोला एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट एंड ऑल कैलकुलेशंस शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ द आंसर। भाई साहब, तो 14%, ठीक है ना, प्लीज ध्यान दीजिए। अभी आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पहले मुझे ये बताइए। तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसमें जो है हमारे जो कुछ हम जो मेन प्रोडक्ट बनाते हैं ना उससे कुछ वेस्ट निकलता है, ठीक है ना। अब बहुत बार बेटा जो फैक्ट्री का वेस्ट वगैरह रहता है ना, कुछ कंपनीज क्या करती है उसको ऐसे डंप कर देती है, या तो ज़मीन में गाड़ देंगी, या तो क्या बताएं, या तो पानी में फेंक देंगी, है ना, समुद्र में फेंक देंगे, या बाजू में कोई आसपास लेक होगा, तालाब होगा, पे फेंक देंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे ना बेटा हमारे एनवायरमेंट रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, कंपनीज़ के ऊपर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जा रही है। तो अगर आपका कुछ ऐसा वेस्ट निकलता है आपके फैक्ट्री से, प्रोडक्ट आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उससे अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हानिकारक कोई वेस्ट निकलता है तो आपको उसकी प्रोसेसिंग करवा के उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ऐसा आपको समझ में आ रहा है, उसको आप ऐसे ही कहीं भी फेंक नहीं सकते,
आपको समझा ना, आजकल तो अब ऐसा भी हो गया कि आप जो है ना अपने, अगर आपका लोकेलिटी जो आप वहाँ पे भी आसानी से बाहर कहीं भी कचरा, पूरे घर का कचरा एक साथ फेंक नहीं सकते, है ना। तो आप समझिए धीरे धीरे जो ना ये जो हमारे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है ये धीरे धीरे और बेटर होते जा रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली, और एकदम बेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यस, तो इसलिए कंपनीज जो है ये खुद से फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है कि अगर उनके वजह से वेस्ट जनरेट हुआ है तो उसको हम क्या करें, उसको डिस्पोज ऑफ भी करें। अब ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं कि देखो अभी जो है ना हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना उसका जो वेस्ट निकलता है कचरा, इसको हम जो है ना इसको हम डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमने एक कंपनी को रखा है कि उसको भाई तू आना हमारा कचरा ले जाए, इसको डिस्पोज ऑफ कर, जिसके लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है कितना, 150 लाख रुपए पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। आपको समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं, मतलब कि हम पैसा दे रहे हैं कचरे को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और वो भी कितना, 1.5 करोड़। आपको समझ में आ रहा है बात में क्या बोलना चाह रहा हूं, 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं ये, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट, अगले 4 साल के लिए हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आगे बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। अब समझो, अगर मैं क्या सोच रहा हूं कि अब ये जो वेस्ट निकल रहा है इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए 150 लाख रुपए अगर मैं दे रहा हूं, ठीक है ना, तो अब क्या है, क्या इस वेस्ट से क्या मैं कोई एक अलग से कोई प्रोडक्ट बना सकता हूं क्या इस वेस्ट से भी, है ना, अपन बोलते हैं ना बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ऐसा, तो बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, है ना, तो क्या इसमें से कोई प्रोडक्ट बना सकता हूँ ये वेस्ट मटेरियल से भी, तो मैं वो सोच रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने वेस्ट मटेरियल से अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचा, तो मैंने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कंपनी के साथ कि हम आपको हर साल 150 लाख रुपए देंगे ये वेस्ट डिस्पोज ऑफ करने के, वो फिर जो पैसा है वो मुझे देना नहीं पड़ेगा, तो पैसा सेव तो होगा। लेकिन बेटा वो कॉन्ट्रैक्टर भी, क्या बताइए, वो कॉन्ट्रैक्टर भी पगला नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट में आपसे साइन करवाया है कि भैया देखो 4 साल का अग्रीमेंट है, तुमने अगर बीच में बोला कि हम तुमको अब कचरा नहीं देंगे तो तुमको फिर उसके लिए पेनल्टी देना पड़ेगा। तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे बीच में, तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ेगा। आपको समझा बात? हाँ, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, तो बोलते देखो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ अफोर्सेड मशीन ऑन पेमेंट। मतलब कि वो वेस्ट प्रोसेसिंग की अगर मैंने मशीन खरीद ली तो फिर क्या होगा, तो फिर मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया हुआ है 150 लाख का वो टर्मिनेट करना पड़ेगा, मेरा 150 लाख बचेगा। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट बीच से तोड़ दिया तो अब तू हमको कंपनसेशन देगा उसका कितना, 90 लाख रुपए। और ये जो 90 लाख रुपए है ये टैक्स में भी आपको इसका कोई भी छूट मिलेगी नहीं। ओके, अब उसने बात की कि देखो जो वेस्ट निकलता है ना उसको प्रोसेसिंग करने के लिए जो आपको उसको प्रोसेस करने के लिए जो आपको क्या बताइए, जो मशीन, मतलब जो मशीन का कॉस्ट है वो आपको लग रहा है 600 लाख रुपए, उसका 4 साल का लाइफ है, चौथे साल के एंड में उसका सैलवेज वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 लाख। एंड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल, क्योंकि हो सकता है कि बेटा बहुत ज़्यादा ही बड़ी मशीन हो, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन हो तो उसको पूरा इंस्टॉलेशन करने में 1-2 दिन लग जाते पूरे, तो उसको निकालने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोगों को बुलवाना पड़ेगा, उसमें बहुत खर्चा होगा। डिसमेंटलिंग, उसको क्या बताइए, मशीनरी को निकालने का, तो डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल का खर्चा है 45 लाख। वाह, मतलब कि 60 लाख बेच के मिलेंगे, 45 लाख तो खर्चे हो गए, मतलब नेट तो 15 लाख को भी मिले। आप समझे बाद में क्या हो रहा, कमॉन जल्दी, एकदम जल्दी बताएंगे बेटा। हॉस्पिटल वाले जैसा नहीं है ये क्वेश्चन। क्यों? मैंने जो हॉस्पिटल वाला एक क्वेश्चन आपको करवाया था, कौन सा था वो, नवजीवन हॉस्पिटल वाला एक क्वेश्चन था ना स्टडी मॉडल में, उसमें क्या था, उसमें हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था वो। यहाँ पे 150 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे 150 लाख क्या है, ये कैश इनफ्लो है हमारा, समझेगा ढोकले? हेलो, अरे यार तुम बहुत ही भारी हो बेटा। वहाँ पे मुझे, वहाँ पे हॉस्पिटल वालों को मिल रहे थे पैसे, यहाँ पे मिल नहीं रहे, यहाँ पे 150 लाख हम दे रहे हैं, तो सेम नहीं है क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन उससे, ठीक है ना। आइए चलिए बड़े आगे। हाँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, वो 150 लाख, वो 150 लाख क्या है, वो तो हमारा खर्चा हो सकता था पर अब नहीं हो रहा, कैश इनफ्लो लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए आगे। तो अभी वो मशीन से आप जो है जो प्रोडक्ट बनाएंगे, वेस्ट से जो प्रोडक्ट बनेगा मशीन को यूज़ करके, तो उसका इतना सेल होगा, ये खर्चा होगा, और फिर उसकी आपको यहाँ पे बाकी डिटेल्स दी हुई है। तो क्या हम स्टार्ट करेंगे इसको, एक एक करके अपन करते चले आइए, जल्दी से आएंगे। तो आपके प्रैक्टिस रजिस्टर में आ जाएंगे पट से, और मैं लिख रहा हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10। रेडी? चलिए रेडी है बेटा, मैं करूँ, स्टार्ट करूँ जल्दी? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ गाइस, मुझे बताइए जल्दी से, कम ऑन।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, बस। तो सबसे पहले हमें CFAT ही निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, क्योंकि वो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी वैसे तो 4 ही साल है अपने, वैसे तो यहाँ पे 4 ही साल है, तो 4 कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर्स ईयर 1 2 3 4 लिख दीजिए। चलिए, मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये एक बार घर पे खुद भी ट्राई करने को बोला था, क्या आपने खुद ने एक बार ट्राई किया कि नहीं? क्या आप लोगों ने खुद ने भी ट्राई किया था कि नहीं इसको? कम ऑन। यस। सर क्या मेहनत कराते ज़्यादा है। सर कर लिया और हो भी गया, बोल रहा अरे भाई साहब, कुछ कुछ बता तो खतरनाक है। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए डन, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान देंगे। तो अब देखिए, हमें कैश फ्लो निकालना है। उसने हमको ना कुछ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। हाँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट चालू। हाँ, 1 मिनट। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है सेल्स, ये सब दिया है डेटा, तो इसको ले लो, दनादन चालू करो। पहले करेंगे सेल्स। तो हमारा सेल्स तो उसने ऑलरेडी खुद ही दे दिया है कि भैया सेल्स है हमारा, क्या बताइए। तो सेल्स हमारा 966। यहाँ पे कुछ होगा बेटा, रुपीज़ इन कुछ तो भी दिया होगा। चेक करो, शायद से रुपीज़ इन लाख से ऐसा कुछ दिया होगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिए वैसा, रुपीज़ इन, यहाँ पे भी लिख दीजिए रुपीज़ इन लैक्स। क्लियर। तो सेल्स क्या है बताओ जल्दी। 966, 966, 1254, 1254। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू, नेक्स्ट, अगली बात। नेक्स्ट है, ये हो गया, ठीक है। अब उसने दिया है बेटा हमें मटेरियल कंजम्पशन। तो मटेरियल कंजम्पशन कितना है हमारा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं लेस, ऐसे लिखो लेस। ऐसा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मटेरियल कंजम्पशन। तो मटेरियल कितना लगेगा, बोले 90, 120, 90 मतलब 90, 120, 120, 255, 255। अभी मैं फाउंडेशन का क्लास ले रहा था, उसमें मैं हिंदी में बोल रहा था, तो बोलते हैं सर इंग्लिश में, मतलब नंबर्स इंग्लिश में बोलो सर, है ना। चलिए नेक्स्ट, आगे वेजेस देखेंगे। वेजेस क्या दिया बेटा, 225, 225, 255, 300। क्लियर है बात। तो क्या करेंगे, इसको छाप देंगे क्या अपन? आंसर है नहीं, रुक जाओ, इधर आइए देखो। आपको वेजेस के लिए क्या बोला, इधर देखिए, आपको बोला है लेबर कॉस्ट इंक्लूड्स वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स whose transfer to this process reduces their idle time payments, है ना, of 45 lakhs in the year 1 and 30 lakhs in the year 2। मतलब क्या है, मतलब क्या बताइए। मतलब इसमें जो है ना लेबर कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट में 40 वर्कर के वेजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। और अब क्या होगा ना, अब हमको इनको आइडल टाइम पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आइडल टाइम पेमेंट, देखिए आइडल टाइम पेमेंट्स क्या है। आइडल टाइम पेमेंट बोलते हैं आइडल टाइम इज पेड टाइम दैट एन एम्प्लॉय और अ मशीन इज अनप्रोडक्टिव ड्यू टू फैक्टर्स दैट कैन आइदर बी कंट्रोल अनकंट्रोल, ठीक है ना। बोलते हैं रेस्ट पीरियड और शॉर्ट ड्यूरेशन यूजुअली 20 मिनट्स और लेस आर कॉमनली क्या बताए कॉल्ड एज दी, क्या बताए आपका आइडल टाइम, है ना। मतलब कि आप क्या बताइए,
समझो आप 8 घंटे की आपकी शिफ्ट है, पर उसमें समझो एक आध घंटा आपका ब्रेक वेक में सब चला जाता है, तो एक प्रकार से वो आइडल टाइम है, मतलब उस समय पे आपने एक्चुअली में कोई काम किया नहीं, पर कंपनी तो पैसा आपको देंगी उसके लिए, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा, अब पॉइंट समझो, अब क्या होगा ना कि अब हमारे ये लेबरर्स यूज्ड अप, जो हमारे लेबरर है ना अब खाली बैठे थे, पर अब वो यूज अप हो जाएंगे। तो अपना आइडल टाइम का जो अलग से हम अमाउंट निकालते थे, अब वो आइडल टाइम का पेमेंट अलग से होगा नहीं। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब वो वर्कर्स खाली नहीं बैठे। अब आप समझे, पहले क्या था ना कि वर्कर्स का कुछ टाइम उनको कोई काम रहता नहीं था, अनप्रोडक्टिव रहते थे ज़्यादा समय तक वो, तो उस समय के लिए भी जो हमको तो उसको ऊपर नॉर्मली जो पैसा देना तो देना ही है, तो उस समय के लिए हम जो पैसा देते थे दैट वाज आइडल टाइम पेमेंट, कि जब वो खाली थे फिर भी पैसा देना पड़ रहा है, पर अब उनको हम यूज़ अप कर रहे हैं, मतलब उस समय पे भी कोई ना कोई उनको काम मिल जा रहा है। तो बोलते क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो आइडल टाइम पेमेंट है ना वो कम हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, मतलब सेव हो रहा है। इन शॉर्ट सिंपल भाषा में अगर मैं एकदम बोलूँ तो हमारा लेबर कॉस्ट सेव हो रहा है इससे। कितना? 45 लाख एंड 30 लाख। आपको समझ में आ रहा है? तो कब 45 लाख सेव हो रहा है ईयर 1 में, 30 लाख सेव हो रहा है ईयर 2 में। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो 45 लाख आपका सेव हो रहा है पहले साल में, और 45 लाख आपका सेव हो रहा है पहले साल में। दूसरे साल में कितना सेव हो रहा है? 30 लाख। अच्छा, तो पहले साल में हमारा वेजेस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180। यस और नो? अब आपको समझा? तो मैं लिख दूंगा वेजेस। तो पहले साल में आ जाएंगे 180। कैसा आया 180? ये आया आपका 225 माइनस 45। देन अगले साल का 225 माइनस 30, तो कितना बचेगा? 195। और ईयर 3 और 4 में कोई अलग से सेविंग्स नहीं है, तो ईयर 3 और 4 में 250 बाय 300 एज इट इज लिख देंगे। एम आई क्लियर टिल नाउ? मैं आगे बढ़ूँ? कमन है ना? बोलते हैं सर हमने कॉस्टिंग में पढ़ा है, बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो हमारा क्या हो रहा है बताइए, प्लीज़ ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सिंपल भाषा में बस ऐसा समझो कि क्या हो रहा है कि हमारा जो ना खर्चा, हमारे वेजेस में एक्स्ट्रा का अमाउंट दिख रहा है, जो अब वो सेव हो जाएगा पैसा, ऐसा। अब हमें आइडल टाइम के लिए अलग से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी हम यूज अप काम हो जा रहा है ना, हम उसको यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली उसमें। ठीक है, ऐसा। तो हमारा क्या हो रहा है बताओ, हमारा आइडल टाइम सेव हो रहा है। ठीक है ना, आइडल टाइम पेमेंट सेव हो रहे हैं, मतलब वेजेस का खर्चा सेव हो रहा है। कितना? पहले साल में 45, दूसरे साल में 30। सिंपल इतनी बात है, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़े कमॉन, ये आपको समझ मारी बात है? इधर आगे बढ़े नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे। बोल रहे देखो, बोलते सर हमें जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप ऐसा समझो, देखो क्या था, समझो बात क्या था कि पहले ना हम मेन प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, ऐसा समझो, जब मेन प्रोडक्ट बना रहे थे ना, प्लीज़ ध्यान दीजिए बेटा, मेन प्रोडक्ट बना रहे थे तो 225 लाख का वेजेस हम दे रहे थे, समझो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पर अब क्या किया ना, अब हमने इनको ट्रांसफ़र कर दिया किस में? हमने बोला कि भाई तू अभी ये वेस्ट से जो प्रोडक्ट बना रहे ना, तो अब ये वाला काम करना चालू कर। पर अब हो क्या रहा है, आप समझो इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि पहले जब तू मेन प्रोडक्ट बना रहा था ना, तो तेरा एवरेज वेजेस भी तेरे ज़्यादा होंगे, मतलब तेरा जो वीकली वेजेस, मंथली वेजेस जो भी होंगे वो तेरे ज़्यादा होंगे। तो पहले समझे तेरे 8 घंटे की शिफ्ट का जो वेज था वो ज़्यादा था, करेक्ट? और उसमें क्या हो रहा था, उसमें कुछ अमाउंट तो आइडल टाइम तू खाली बैठा रहता था तो भी हमको तेरे को पैसा तो देना पड़ता था। पर अब क्या हुआ, अब जो है हमने कुछ वर्कर्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई अब तुम ये काम करोगे नहीं, अब तुम यही काम करोगे, और ये वेस्ट से जो प्रोडक्ट बनाने का काम है उसमें पूरा उनका समय यूटिलाइज हो जाता है। और यहाँ पे हो सकता है कि इनका मतलब एक्चुअली यही मतलब निकल के आता है कि यहाँ पे इनके जो आर्ली या मंथली या वीकली वेजेस होंगे उसका रेट यहाँ पे कम है। तो हो क्या रहा है, पहले भी वो 8 घंटा काम कर रहा था, अभी भी 8 घंटा काम कर रहा है, लेकिन पहले जब 8 घंटा काम करता था उसमें 1-2 घंटा उसका आइडल टाइम हो जाता था, जिसके वजह से भी मुझे वेजेस तो तब देने ही थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसका एवरेज रेट जो है, एवरेज वेजेस जो है वो कम हो गए जब वो इसमें आ गया है, और अब वो पूरे टाइम काम कर रहा है, तो इसमें इसका आइडल टाइम जो है, आइडल टाइम का जो हमारा खर्चा हो रहा था वो नहीं हो रहा है ऐसा। आपको समझा? तो इस लॉजिक से आप इसको सोच सकते हैं कि वो यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उतना इन्होंने अभी डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, ये क्लियर है बात? तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी आइडल टाइम था कुछ, यहाँ पे भी कुछ आइडल टाइम है,
लेकिन यहाँ पे आइडल टाइम का अमाउंट ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे कम आ रहा था, तो उसका सेविंग्स है ये आइडल टाइम वेजेस जो देते उसके सेविंग्स है 45 लाख 30 लाख। अब आपको माइंड में समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब मैं उतना अंदर जाना नहीं चाह रहा था कॉन्सेप्ट में, जब किसने पूछ ले रहा हूँ तो बता दिया, चलिए ठीक है, डन है, अब क्लियर है पक्का? ठीक है, नेक्स्ट अगली बात। अब क्या मैं अदर एक्सपेंसेस ले लूँ क्या? चलिए अदर एक्सपेंसेस ले लूँ मैं। क्या अदर एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी बोला है क्या? अदर एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी बोला हुआ नहीं है, तो क्या करें, इसको एज इट इज ले लो। 120 135 बोलते अदर एक्सपेंसेस, 120 135, ठीक है, 162 और 210। क्लियर? अब क्लियर है यहाँ तक? अब क्लियर है ना बेटा? ठीक है, आगे नेक्स्ट। तो अदर एक्सपेंसेस वाला क्लियर हो गया, बात आगे बढ़े। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोल रहा है, बोलते ये पूरे के पूरे एलोकेटेड है। देखो उसने फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बोला है इट इंक्लूड्स अपोर्शनमेंट, मतलब एलोकेटेड, पूरे के पूरे एलोकेटेड जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही खर्चा है वो, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही अमाउंट है इंश्योरेंस वाला, जो कि 90 लाख रुपए का है, जो इस वेंचर के वजह से देना पड़ रहा है। मतलब हमने अभी जो वेस्ट वाला काम चालू किया ना, उसके वजह से 90 लाख मुझे देना पड़ रहा है। मतलब कि वैसे तो ये अमाउंट क्या है, इसमें हमारा कुछ अमाउंट किसका है, इसमें हमारा कुछ अमाउंट किस चीज़ का है, एलोकेटेड ओवरहेड्स वाला। तो एलोकेटेड वाला तो हमारे डिसीजन मेकिंग हम उसको लेते नहीं, तो वैसे तो ये पूरा नहीं लेने वाले थे, लेकिन बोला रुको रुको रुको, इन सब के अंदर हर साल हमें 90 लाख का इंश्योरेंस देना है हमें। पर ये 90 लाख का इंश्योरेंस क्यों देना है? क्योंकि तुमने ये नया वेंचर चालू किया, इसलिए। इसमें कुछ मशीनरीज होंगी या इसके अलग से जो हमने जगह अलग से ली होंगी, मे बी उसका इंश्योरेंस होगा, मशीनरी का इंश्योरेंस हो सकता है। समझ में आ रही बात है? तो उस अमाउंट में 90 लाख रुपीज वो इंश्योरेंस के हैं, और वो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो तो आपको इस वेंचर के वजह से देना पड़ रहा है, मतलब हो जाएगा रेलेवेंट फॉर आर डिसीजन मेकिंग। तो ये 90 लाख रुपीज क्या हो जाएगा बताइए? दिस विल बी कैश आउटफ्लो, है ना? तो हमारा 90 लाख क्या हो जाएगा, सिर्फ यहां पे हमारा 90 लाख ही आएगा, बाकी अमाउंट्स नहीं आएंगे। तो लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटा कुछ लोग इतने ढोकले जैसे कमेंट कर रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊं आपको भी। बोलते हैं सर ये कैश इनफ्लो हो जाएगा। छोले भटूरे बेटा तुम भूल गए क्या, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था ढोकले। आइए, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन से क्लास में आ गए, इतना कॉस्टिंग सब पढ़ने के बाद भी हम दिमाग नहीं चला पा रहे। आइए इधर, एलोकेटेड ओवरहेड्स में मैंने क्या सिखाया था आपको कि एलोकेटेड ओवरहेड्स को हम कैश फ्लो कंसिडर ही नहीं करते, ये हमारे डिसीजन मेकिंग में इररिलेवेंट होता है ढोकले। तो पहले साल का क्या है, क्या ये 165, तो बोलते हैं 165 जो है क्या है, ये 165 लाख में से 90 लाख है इंश्योरेंस प्रीमियम, और बाकी का 75 लाख क्या है, एलोकेटेड ओवरहेड्स। तो ये तो लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि ये इस मशीन के वजह से नहीं कर रहे, इस प्रोडक्ट को बनाने के वजह से खर्चा नहीं हो रहा है, ये तो वैसे भी होने वाला था, तो इसलिए ये मैंने नहीं लिया। लेकिन ये 90 लाख रुपए जो है क्या है, इस प्रोजेक्ट के वजह से देना पड़ रहा है, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा कि नहीं? तो सिर्फ इतना ही लेंगे अपन। यार क्या भाई साहब, आपको समझा अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो हर साल के जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, उसमें हर साल के फैक्ट्री ओवरहेड्स में 90 लाख रुपए किसके हैं? यस कम ऑन, 90 लाख किसके हैं? जल्दी, 90 लाख रुपए बेटा किसके हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम के। क्यों देना है वो इंश्योरेंस? इस नए वेंचर के वजह से। आपको समझा अभी, है ना? हाँ, मतलब कि अगर ये नया वेंचर नहीं करता तो 90 लाख नहीं देने थे। हाँ, लेकिन 75 लाख जो है इसमें, जैसे 75 लाख रुपए, ये मैं नया वेंचर ये करूँ या ना करूँ, ये तो देना ही है। इसमें जो 90 लाख बच रहे हैं वो तो देना ही है। इसमें जो 240 लाख जो बच रहे हैं वो तो वैसे भी देना है, अगर वेंचर करूँ या ना करूँ। इसलिए एलोकेटेड वाला पार्ट नहीं ले रहा, सिर्फ इंश्योरेंस वाला पार्ट ले रहा हूँ। अब आपको समझा? तो इंश्योरेंस का पैसा मिल नहीं रहा ढोकले, तू प्रीमियम दे रहा है, ठीक है? क्लियर है बात? हाँ, तो क्या है बताइए, 90 लाख। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात। फिर उसने हमको डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया है एज पर इनकम टैक्स रूल्स, तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम बच गए, मतलब हमें एज इन वर्क ही नहीं करनी पड़ेगी। तो लिखिए डेप्रिसिएशन 150, तो डेप्रिसिएशन 150, 114, 114, 84, एंड आखिरी क्या है, एंड आखिरी है 63। चलो यहाँ तक क्लियर है बात? मैं वेट कर रहा हूँ।
क्या और कोई हमें अलग से कोई खर्चा दिया है? प्लीज़ एक बार आप चेक कर लो और मुझे बताओ। अगर डन है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो एक बार ये सारे खर्चों का टोटल निकालो, तो ये सारे खर्चों का निकालो टोटल, और फिर क्या करेंगे अपन लिखेंगे पॉइंट नंबर सी, दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो होगा ए माइनस बी, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, है ना? यस चलिए टोटल बताइए। तो 90 प्लस 180 270, ये हो जाएगा 390, 480, 630 आएगा। ये चेक करो, दिस विल बी 630। ऐसे ही थोड़ा आगे का बताओ, फटाफट बताएंगे, कम ऑन सर। वो 150 लाख भी लेंगे? हाँ तो लिया ही ना, क्यों नहीं लेंगे इसको? हाँ टोटल निकाल रहा हूँ ना मैं, सारे एक्सपेंसेस निकाल रहा हूँ। चलिए बताइए, तो अगर मैं यही तक खर्चा देता तो क्या होता? अगर मैं यही तक खर्चा माइनस करता इसमें से तो आता पीबीडीटी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो पीबीटी, मतलब ये इसमें से माइनस किया तो पीबीटी आ जाएगा ढोकले। चलिए बताइए कितना है? 630, फिर है 654, फिर नेक्स्ट बताइए 846, नेक्स्ट 918 बोल रहे हैं। एक बार चेक करो, आप लोगों ने बताया है। अब पीबीटी बताओ, मतलब कि दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये बताइए पीबीटी, कम ऑन जल्दी। यस अभी एक एक करके बताइए जल्दी फास्ट। तो पहला वाला क्या आ रहा है? 966 माइनस ये, तो आ जाएगा 633, मतलब 336। नेक्स्ट अगला, जल्दी करें बेटा, जल्दी करें प्लीज़, हमें आगे बढ़ना है, फिर प्लीज़ जल्दी करेंगे। फिर क्या है? 312 बोल रहे हैं पक्का? हाँ 312, ठीक है। नेक्स्ट अगला 402, नेक्स्ट अगला 402 की 408। यार तुमको प्लस माइनस करना भी नहीं जम रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली ये चीज़ है। चलिए क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट इसमें से माइनस कर देंगे हम, क्या बताइए? टैक्स, टकसवा। तो टैक्स कितना है? टैक्स है आपका 30%, तो 30% टैक्स, हमारा 30% टैक्स है, बताइए। तो मुझे आप डायरेक्टली पैट वाला बताएंगे या आप खुद घर पे लिखेंगे टैक्स का अमाउंट? मुझे पैट बताओ डायरेक्टली, मतलब 70% करो और मुझे बताओ जल्दी। चलिए तो पैट बताइए, सी माइनस डी। चलिए जल्दी करेंगे। पैट क्या आएगा, क्या करेंगे हम? 0.7 कॉमन निकालो, 0.7 इंटू 336 इक्वल टू, तो आ रहा है 235.20। बेटा थोड़ा जल्दी हाथ चलाए, है ना? 312 इक्वल टू, बोलते हैं 218.40, 408 इक्वल टू 285.60, फिर 336 इक्वल टू 235.20। आई होप आपको कॉमन निकालना आता है ऐसा, है ना? कि यहाँ पे सबको 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लिखने का 0.7 इंटू, फिर ये अमाउंट लिखने का, प्रेस करने का इक्वल टू, फिर ये अमाउंट लिखो, इक्वल टू प्रेस करो, तो इससे अपना मल्टीप्लिकेशन वाला वैल्यू आता है। आई होप आपने बचपन में किया है, मैंने शायद बीच में भी आपको बताया था पहले कभी। चलिए छोड़े, वापस आइए। नेक्स्ट तो पैट आ गया, अब क्या करूँ? मेरे पास पैट आ चुका है, अब क्या करूँ? कम ऑन जल्दी। अब मैं क्या करूँ? क्या इसमें मैं मैं लिख दूंगा एड बैक डेप्रिसिएशन। क्या मैं एड बैक डेप्रिसिएशन कर सकता हूँ? मुझे बताइए। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। चलिए तो क्या आ जाएगा बताइए? मेरे पास आ जाएगा GCFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बताइए बेटा, अपना क्यों ज्ञान दे रहे हो? सुन लेना, मैं जब बता करवा रहा हूँ तो देख लो। हाँ चलिए, CFAT क्या आ रहा है बताइए? हमारा CFAT क्या है बताओ? डेप्रिसिएशन एड बैक कर दो, 150, 114, 84 और 63। हाँ चलिए बताइए, करो ऐड करो, कौन बताइए? अरे 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 अरे, इधर कर ले भाई पहले। हाँ आइए। बोलते मिथुन दा, अरे ढोकले मिथुन चक्रवर्ती थोड़ी ना इसमें, जहाँ तक मुझे याद है मिथुन थोड़ी ना यार। खलनायक मूवी में तो आई गेस ये है संजय दत्त। हाँ चलिए, तो क्या आ रहा है? 385.20। फिर नेक्स्ट अगला बोलिए, अगला। अरे बोलो। हाँ ये देखो, जैसे
अब देखो अब बराबर आ रहा है संजय दत्त। संजय दत्त बोला तो अरे भाई साहब सब कमेंट कर रहे हैं। जब आंसर पूछ रहा है ढोकले तब आंसर तेरे को लिखना नहीं हो रहा। लिखे चले जल्दी, क्या आ रहा है अगला नेक्स्ट 385.2, फिर 332.40। मतलब एकदम क्या जान आ गई एकदम चैट बॉक्स में, अरे भाई साहब कि क्या ही हो गया एकदम। 206 बेटा 206 कैसा आएगा यार, तुम क्या खतरनाक लोग हो यार। अगला बताइए 369.60। ये इसने माइनस कर दिया इसको फिर से, और माइनस कर तू तो पैट में ना, और माइनस कर, दिमाग मत लगा कि क्या कर रहे तू, सिर्फ कैलकुलेटर को चला है ना। चले इधर आइए 298.20। चले आइए इधर, क्लियर है बात। तो आ गया क्या CFT अपना, अपना CFT आ गया क्या, मैं बढ़ू आगे, चलिए डन है। अब क्या करूँगा मैं, अब क्या करूँ बताइए, इधर आइए। अब क्या करूँ, अब हम लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ क्या बताइए, कौन कैलकुलेशन ऑफ NPV, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ NPV है पॉइंट नंबर 2। चलिए एक एक करके चलेंगे। हाँ मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स, नहीं पर्टिकुलर्स थोड़ी होता है ढोकले, पहले आता है ईयर, हाँ फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा, फिर आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। कितना है डिस्काउंटिंग फैक्टर, 14%। ओके क्या यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। चलिए देखेंगे, चलो देखेंगे इधर। हाँ अब एक बच्चा बोल रहा है सर ये जो 150 लाख रुपीज़ हमारे जो सेव हुए चारों साल है ना, जो हमें नहीं देना पड़ा 150, क्या बताइए 150 लाख रुपीज़ जो हमें चारों साल नहीं देना पड़ा, ठीक है ना। कहाँ पे गए वो, सर आपने इसको तो लिया ही नहीं। बेटा हमने क्या करते हैं, एक ना बेटा बेसिक ऐसा माइंड में रखें कि जब हम CFT निकालते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, तो ये इसमें ना आपके जो ऑपरेशनल खर्चे वगैरह है ना वो आपको लेने चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो आपको अब कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो इसका पार्ट नहीं, उसको अलग से आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। CFT में जनरली जो ऑपरेशनल जो भी चीज़ें रहती है ना उसका लेने का अपने को, सेल माइनस एक्सपेंस वाला वो लेने का यहाँ पे। इसके अलावा जो बाकी चीज़ है ना उसको यहाँ पे अलग से दिखाने का, समझे बात। आइए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईयर ज़ीरो में, सबसे पहले ईयर ज़ीरो में क्या होगा, हमें तो पहले मशीनरी खरीदनी है जो कि 60 लाख की है, ये सुनो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ मशीन, 60 नहीं सॉरी 600 लाख की है ना, 600। अच्छा ऊपर लिख दो फिगर इन रुपी लैक्स, क्लियर, फिगर इन रुपी लैक्स, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े चलिए। हाँ जैसा मैं बोल रहा हूँ बेटा वैसा करो, ये एकदम सही तरीका ऐसा करने का। और बुक में उन्होंने कुछ भी भलती चीज़ें की है, मैं बताऊंगा बाद में बुक में क्या क्या है। छोड़िए इधर आइए, वापस आइए, यहाँ तक ठीक है क्या। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, इतना तो चलता है यार। अब अब ये मत बोलना अरे सर तुमको क्या लगा कि कैश फ्लो नहीं लिखेंगे ऐसा ना, है ढोकले, मतलब हद ही हो गई तू, अगर ये भी छाप रहा मतलब बहुत ही हो गया। बोले सर ये अलग क्वेश्चन होगा कुछ जिसमें कैश फ्लो ही नहीं है, तो डिस्काउंटिंग करेगा किसकी है। चलिए हाँ सर एडजस्ट करने की अब तो आदत हो चुकी है बेटा, नमन तुम तो ये चीज़ बोल ही नहीं सकते है ना। जैसे स्टोरिया डाल दो ना तुम। चले आइए इधर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, अच्छा और क्या है, और क्या देखो, अगर मैंने सुनना ध्यान से, अगर मैंने जो है क्या बताइए, अगर मैंने जो है अगर मैंने जो है क्या बताइए, मैंने अगर यहाँ पे मैंने अगर ये वेस्ट से प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट आज ही कैंसिल करूँगा ना मैं। अरे भैया जैसे ये मशीनरी खरीदूंगा मतलब कि वो वेस्ट वाला जो डिस्पोजल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हो कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब आज के आज ही क्या होगा,
कमन आज के आज ही मेरे को पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, है ना। पेनल्टी क्या नाम था उसका, उसने क्या बोला, कंपनसेशन। ये कंपनसेशन आज क्या देना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया मेरा, तो इसको पेनल्टी लिखो, कंपनसेशन लिखो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो कंपनसेशन कितना देना पड़ रहा है, 90 लाख रुपए। क्या यहाँ तक क्लियर, मैं आगे बढ़ूँ, कमन जल्दी, यहाँ तक क्लियर। और अब ये अपने को ध्यान देना है, ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, वन ऑफ द मेन पॉइंट है। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, बोला है कि देखो इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इज 60 lakhs at the start of first year. Then the stock level of material is to be maintained at the end of year 1 to 3 at 165 lakhs and then at the end of the year 4 it will be 0. मतलब ये क्या है बेटा, कोई मुझे बता सकता है क्या? बेटा ये आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। क्या सिर्फ मशीनरी को खरीद लेने से काम हो जाएगा क्या? बोले मशीनरी तो ले लूँगा, पर अब उसको डे टू डे बेसिस पर चलाने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, है ना। तो जनरली हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे उसने ये जो दिया ना आपको, जो येलो कलर में पूरा मैंने लिखा है, ये मार्क किया है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेटा ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली बोलते हैं कि मशीनरी को चालू करने के लिए उसमें वेस्ट तो ठीक है आएगा ही, पर और भी जो बाकी मटेरियल लगेगा वो 60 लाख रुपए का लगेगा इनिशियली। मतलब कि 60 लाख रुपए मुझे पहले बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट में, मशीन में लगाने पड़ेंगे, फिर मैं और बीच बीच में बाकी खर्चे करूंगा। और पहले साल का कंजम्पशन मटेरियल का 90 लाख है टोटल कंजम्पशन, पर इस पर प्रोसेसिंग को चालू करने के लिए मैंने कितने लगाए, जेब से 60 लाख पहले साल, सुनना है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1, मतलब ईयर 0 में। तो ईयर 0 में लगेगा क्या बताइए, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ऐसे लिख दो, जैसे हम बोलते हैं ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, वैसा। तो 60 लाख रुपए का रॉ मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब मैं 60 लाख रुपए लगाऊंगा जिससे मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा। ये मुझे प्रोसेसिंग चालू करने के पहले होना, आप समझे। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब उसने क्या बोला, अब आने वाले 3 सालों तक, आने वाले क्या बताइए, एट द एंड ऑफ ईयर 1 to 3 हम मेंटेन करके रखेंगे वैल्यू 165 लाख की, किसकी, रॉ मटेरियल की। मतलब पहले मेरा वर्किंग कैपिटल 60 लाख था, बाद में 165 लाख हो गया। पहले मेरा वर्किंग कैपिटल 60 लाख था, वो बाद में कितना हो गया बेटा, बाद में हो गया 165 लाख। अच्छा, मतलब कि मैंने पहले 60 लाख लगाए, अब और 105 लाख लगाने पड़ेंगे, तो मेरा वर्किंग कैपिटल 165 लाख का हो जाएगा ना टोटल। मतलब मुझे टोटल 165 लाख के मटेरियल एक्चुअली उसमें लगा के रखने पड़ेंगे, उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। फिर जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये पैसा मैं निकाल लूंगा और फिर चेक करूंगा कि प्रोजेक्ट से कितना कमाने को मिला है। ऐसा आपको समझ में आई बातें। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस 60 लाख, ये क्या है, वर्किंग कैपिटल का डेटा दिया है। ये क्या है, ये है रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कि साल भर में कंज्यूम कितना होगा मटेरियल, वो अलग चीज़ है। ऑब्वियसली लिंक्ड इससे ही है वो, कि हम चालू इससे करेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक के जैसा हमारा हो जाएगा। मतलब इनिशियली हमने जो पैसा लगाया, फिर कुछ माल बेचेंगे, उससे पैसा आएगा, वो पैसा फिर यूज़ करेंगे उसके अंदर ही। पर हमने इनिशियली चालू करने के लिए क्या पैसा लगाया, ये, फिर और कितना पैसा लगाया अलग से, 105 लाख और लगाया, मतलब टोटल 165 लगाया, समझा। ये कब लगाऊंगा मैं, बोलते हैं आपको एंड फर्स्ट ईयर के एंड में ही 165 लाख का हो जाना चाहिए रॉ मटेरियल का स्टॉक। मतलब कि पहले 60 लगाया तुमने, और पहले साल के एंड में ही अगेन लिखूंगा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, यहां पे लिख दो वर्किंग कैपिटल के जैसा ही है, ये लगेगा 105 लाख। मतलब अब टोटल 165 लाख का रॉ मटेरियल लगा दिया। अच्छा, इतना वर्किंग कैपिटल लगा दिया। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है ना बेटा, मुझे एक ही बार मैंने इनिशियल लगा दिया ना, अब ऑपरेशंस चलते रहते हैं, ठीक है। अब जब ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे तो उसको फिर वो पैसा निकाल लेता हूँ बिजनेस से, ताकि पता चले कि बिजनेस ने कितना कमाया, समझे। तो अभी मैंने पहले 60 लाख डाले, तो 60 लाख का मटेरियल मैंने मेंटेन करके रखा, फिर अगले ही साल 105 लाख डाले, तो 165 लाख का मटेरियल मेंटेन हो गया। अब क्या ईयर 2 और 3 में फिर से लिखू क्या, नहीं, अरे अब 165 लाख का मेंटेन है ना वर्किंग कैपिटल। अब क्या करूंगा मैं, ईयर 4 में मैं ये वर्किंग कैपिटल को रिलीज करूंगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ईयर 4 के एंड में हमको स्टॉक अब 0 कर देना है। अब हमको ईयर 4 के एंड में कुछ भी स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखना, मतलब कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा लगाया था वो वापस निकाल लेना है।
तो ये मार्क करो, बहुत खतरनाक चीज़ है। क्या आपको समझ में आ गई बात है ना? तो यहाँ पे क्या बताइए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा पॉइंट है, तो इसको याद रखें, मतलब ठीक है ना। चलिए तो डन है, तो अभी जब 4th ईयर आएगा तब देखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट। अच्छा लगे तो देखो, अगर आपको ऐसा लगे सर अगर हम भूल गए तो, है ना, हाँ मतलब कि ये लेवल हम हमेशा इतना लेवल यहाँ पहले साल के एंड से 165 लाख हम मेंटेन करके रखेंगे रखेंगे ऐसा। और ये पैसा कहाँ से आया, मैंने अलग से लगाया है। आप समझो, जैसे आप बोलेंगे सर देखो अगर आपने पहले साल में 90 लाख कंजम्पशन किया तो बाकी पैसा कहाँ से आया। अरे बेटा पहले मैंने 60 लाख से चालू किया, 60 लाख रुपए पहले लगाए वर्किंग कैपिटल के, उससे मटेरियल खरीदा, वेस्ट को यूज़ किया, इससे कुछ प्रोडक्ट बनाया बेचा, उससे कुछ कमाऊंगा ना पैसा, वो पैसा मैंने वापस यूज़ किया होगा मे बी फर्स्ट ईयर में, जिसके वजह से मेरा कंजम्पशन 90 लाख का आ रहा है। लेकिन पहले साल के एंड में मेरा बैलेंस क्या होना चाहिए, 165 लाख होना चाहिए बैलेंस। मतलब कि ईयर 1 के स्टार्टिंग में 60 लाख से पहले चालू करो वर्किंग कैपिटल के लिए, फिर उसको 100 लाख और अलग से लगाओ जेब से, तो 165 लाख का बैलेंस होना ही चाहिए हर साल के एंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। और 4th ईयर के एंड में हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल का पैसा निकाल लेंगे वापस। अब आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, कम ऑन। हाँ तो ये पैसा बिजनेस में रहेगा, जब तक ये पैसा मैंने बिजनेस में लगा के रखा है, समझा, मैंने पैसा बिजनेस में लगा के रखा है। और जब बिजनेस खत्म या जब प्रोजेक्ट का काम खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, तो अब वो जो पैसा लगाया था वो निकालना पड़ेगा ना मुझे, वो वाला वर्किंग कैपिटल वाला, वरना समझ भी नहीं आएगा कि प्रोजेक्ट से कितना कमाया। समझ वाली बात। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब हम वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक कर रहे थे, है ना, जब आपको एग्जांपल ऐसे ही दिया था कि इनिशियली गल्ले में कुछ पैसा रखा हमने बिजनेस चालू करने के लिए, फिर दिन के एंड में गल्ले में का जो पैसा था वापस भी निकालना पड़ेगा, तभी समझेगा कि उस दिन कमाया कितना, वैसा। ये क्लियर है बात? यस, तो इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पे हो गया। अब आप देखो, आप चाहो तो यहीं पे ईयर 4 लिख सकते हो ताकि हम भूले ना। तो क्या बताइए, रॉ मटेरियल रिलीज हम बोल सकते हैं, मतलब एक प्रकार से वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड। तो जो 165 लाख लगाया था उसको वापस निकाल लेंगे। चलिए बताइए मुझे, यहाँ तक ये बात क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये डन है बात, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात, अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ईयर 1 2 3 4 इसका CFAT लिख दो, हर साल का CFAT अलग है, तो CFAT। अच्छा, पर अगर बेटा आप ऐसा करते हैं ना कभी, तो आपको फिर ध्यान देना है, डिस्काउंट फैक्टर लिखते हो ध्यान से लिखना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये 1 के बाद जो है अब सारे 1 वाले होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी 4 को घुसा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ पर वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, मतलब जैसे अगर आपने ईयर 1 का, तो सारे ईयर 1 के सारे लिखो फिर एक साथ, ठीक है ना। पर अभी अपन एक एक चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कैसा करना है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो एक एक चीज़ को खत्म करते जाना, क्योंकि होगा क्या, हमने यहाँ लिख दिया, फिर पता चला हम बाद में ये लिखना ही भूल गए, ये प्रॉब्लम हो सकता है, समझे। इसलिए मैंने एक एक आइटम पहले ही खत्म कर दे रहा हूँ एक साथ, ठीक है। इधर आइए, तो CFAT। चलिए कितना है, कम ऑन जल्दी बताएंगे। तो 385.20, फिर 332.40, फिर 369.60 और 298.20। ये क्लियर है यहाँ तक? बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है बात? अब क्या करूँ, अब यहाँ तक हो गया। तो CFAT एक एक आइटम बहुत ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आएंगे कि सर अगर देखो मैंने ये जैसे यहाँ पे कंपनसेशन दिया ना 90 लाख रुपए, अब क्या होगा कि अब ये 4 सालों तक मुझे जो 150 लाख पहले देने पड़ रहे थे वो अब नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन बेटा एक बात याद करो, मुझे बताइए, अगर बेटा ये 150 लाख रुपए, सुनिए, अगर ये 150 लाख रुपए मैं पहले पे कर रहा था, देखो ये जो 90 लाख है ना, 90 लाख, इसमें कोई टैक्स का आपको सेविंग नहीं है। अगर समझो ऐसा होता कि ये जो कंपनसेशन का 90 लाख दिया ना, ये टैक्स सेविंग इसमें हो पाती, तो मैं क्या करता, मैं लेता 90 लाख का खर्चा हुआ, पेनल्टी दिया, 90 लाख का कंपनसेशन दिया, और इसके वजह से टैक्स में बचत हो गई, तो मैं इसको आफ्टर टैक्स करके लेता। टैक्स रेट क्या है भाई, 30%। मैं क्या करता, मैं बोलता भाई 90 लाख का खर्चा हुआ, पर इसके वजह से 30% का टैक्स बच जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी रहती तो मैं ऐसा करता, पर चूंकि यहाँ पे बोला है कि कंपनसेशन वाला 90 लाख इट इज नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पस, इसलिए पूरा 90 लाख वहां पे लिया हुआ है, आप समझे। लेकिन बेटा जो हमारा 150 लाख है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा। मतलब जो 150 लाख का मैं पेमेंट कर रहा था हर साल, उससे होगा क्या, मेरा हर साल 150 लाख पे 30% जितना टैक्स भी बच रहा था।
मतलब नेट कितना खर्चा हो रहा था, देखो 150 लाख का मैंने पेमेंट किया, किसको, मैंने 150 लाख का पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्टर को, इसके वजह से मेरा टैक्स में बचत हो गई कितनी, 30%, तो 45 लाख की बचत हो गई। तो नेट खर्चा कितना हो रहा था, 105 लाख बस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूंगा ईयर 1 से लेके 4 तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है ना सेव्ड, और लिख दो आफ्टर टैक्स, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव्ड आफ्टर टैक्स। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव्ड बेटा आफ्टर टैक्स, समझे बात। यहाँ पे लगे तो अब यहीं पे नीचे आप उसका कैलकुलेशन बता सकते हैं या इधर ब्रैकेट में बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये इधर ये आ गया है, वहाँ पे नीचे आप क्या कर दो, अपने का बचपन में सा वाइटनर यूज़ करते थे वैसा करना पड़ेगा। हाँ चलो, अब मैं यहीं पे नीचे यहाँ पे इसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ, चलिए देखिए। हाँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 150 लैक्स, तो 150 लैक्स इंटू 1 माइनस 0.30। आपको समझा क्या सबको, पहले ये बताओ, चलिए आपको समझा गया ये बात, मुझे बताइए तो कितना हो जाएगा बताइए। तो हो जाएगा आपका 105 लाख रुपए मेरा हर साल अब सेव हो जाएगा। तो सेव है तो फिर इनफ्लो में अपन उसको लिखेंगे, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात बताइए, चलिए। यस, अरे भाई अगली बात ये हो गया। अच्छा और क्या है, और क्या बताइए, और कोई चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं मे बी, क्या और कोई चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, यस मुझे बताइए, क्या और कोई चीज़ है जो कि हम मिस कर रहे हैं, है बेटा सैल्वेज वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू 60 लाख पॉजिटिव और 45 लाख आपका कॉस्ट लग जाएगा मशीन देखो निकालने का। तो ईयर 4 में एक और चीज़ आ जाएगी बेटा, ईयर 4 में आ जाएगा आपका सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ, सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ व्हाट, नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो 60 लाख माइनस 45 लाख मतलब 15 लाख का इनफ्लो हो जाएगा, क्या क्लियर है, 15 लाख का इनफ्लो हो जाएगा। क्या डन है बात, मुझे बताइए क्या और कोई आइटम है, क्या और कोई आइटम है, हाँ एक और आइटम है, देखिए बिल्कुल सही। अब इधर आइए, अब वो क्या बोल रहा है, देखिए उसने बोला है कि द स्टोरेज ऑफ मटेरियल, बोलते देखो ये नया प्रोडक्ट बनाने की वजह से क्या हो रहा है कि इसको लग रही है बेटा जगह, और इसके लिए हमें हमारे पास फैक्ट्री में थोड़ी जगह बची थी, एक अलग से कमरा था, वो हमने अब इस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना चालू कर दिया। वैसे वो कमरा पहले खाली था और उस कमरे से हम पहले 30 लाख का रेंट कमा सकते थे, राइट। पर अब क्या बताइए, पर अब हम क्या बताइए, हम पहले इस पे 30 लाख कमा पा रहे थे, पर अब हम क्या बताइए, अब हम इस पे क्या बताइए, अब हम ये कमा नहीं पाएंगे। अगर मैंने नया प्रोडक्ट बना लिया तो जो मैं अभी रूम यूज़ कर रहा हूँ इस नए प्रोडक्ट के लिए, अगर नहीं करता तो 30 लाख कमा सकता था, अब नहीं कमा पा रहा, तो क्या हो जाएगा मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, जो मैं कमा सकता था पर अब नहीं कमा पा रहा, तो क्या हो जाएगा चारों साल, क्योंकि 4 साल तक चलेगा ना, तो चारों साल हमारा 30 लाख क्या हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट। तो 1 से लेके 4 ईयर्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट कितना हो गया 30 लैक्स, कितना हो गया बताइए, कम ऑन 30 लैक्स। अब बेटा एक बात सुनना ध्यान से, अब एक बात सुनना ध्यान से, इंस्टीट्यूट ने, सुनिए, ये जो 30 लैक्स है ना, वैसे टेक्निकली क्या होना चाहिए था कि 30 लाख की इनकम हुई और आपने 30% टैक्स दिया। वैसे क्या होना चाहिए कि 30 लाख की इनकम हो सकती थी और 30% टैक्स, मतलब नेट तो 21 लाख का ही होता।
मैंने क्या इसको इनफ्लो बताया क्या? इनफ्लो नहीं, बराबर है ना, आउटफ्लो है, आउटफ्लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आउटफ्लो, है ना बेटा। मैं 30 लाख रुपए पहले कमा सकता था पर अब नहीं कमा पा रहा, बिल्कुल आउटफ्लो होगा बेटा, बिल्कुल सही है। मैंने गलती से इनफ्लो लिख दिया होगा, आउटफ्लो, आउटफ्लो, बिल्कुल बिल्कुल। अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या मैंने बोला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम क्या बोलते हैं कि हम एसेट के वजह से पहले जो कुछ कमा पा रहे थे एसेट की वजह से अब नहीं कमा पा रहे, बिल्कुल आउटफ्लो ही है ना। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, वैसे क्या होना चाहिए था कि हम पहले 30 लाख कमा रहे थे और इस पे हमें टैक्स देना पड़ता 30%, तो इसमें 9 लाख रुपए तो मेरे टैक्स पे चले आते, तो मेरा नेट तो 21 लाख होता। मेरा नेट तो क्या होता है, 21 लाख। ये क्लियर है बात यहां तक? लेकिन इंस्टीट्यूट ने बेटा इसको इग्नोर किया है यहाँ पे। अब वो क्यों किया वो भगवान को मालूम। अच्छा, इंस्टीट्यूट क्या करता था ना, वैसे इंस्टीट्यूट क्या करता ना, बहुत बार इधर मेंशन कर देता है वो कि दिस रेंटल अमाउंट इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स, ऐसा वो मेंशन कर देता है। पर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अभी वैसा मेंशन किया नहीं है और इन्होंने अज्यूम किया है इसको कि दिस इज व्हाट, दिस इज आफ्टर टैक्स ओनली। तो अभी फिलहाल हम आपके आंसर से मैच करने के लिए इसको ऐसा ले सकते हैं, पर सर एग्जाम में आया तो क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे भी इसको आफ्टर टैक्स लेना चाहिए, ठीक है। पर अभी जैसे इंस्टीट्यूट ने जैसे किया फिलहाल अपन वैसा करते हैं, ठीक है ना। इधर आइए, यहाँ तक क्लियर है क्या? हम बढ़े आगे, कमॉन जल्दी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस कमॉन, क्या बढ़े आगे? कमॉन जल्दी बताएंगे। चलिए तो आइए इसको क्या करें अपन, इसको जो अपन अभी जल्दी से डिस्काउंटिंग फैक्टर्स डालिए इसमें जल्दी। तो देखिए आपका ये जीरो का तो डिस्काउंट फैक्टर 111, ईयर 1 का क्या है, सब क्वेश्चन में दिया अभी। ईयर 1 का है 0.877, ईयर 4 का कितना है, ईयर 4 का है 0.592, फिर ईयर 1 2 3 877 769 674 और आपका 592। अब ये लिखते समय ना ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड करो आप, सॉरी इसको, तो 0.877 मतलब 4 साल का मिल जाएगा, प्लस 0.769 प्लस 0.674 प्लस 0.592, तो 2.912 आ रहा है क्या? क्लियर है यहाँ तक? 2.912, फोर्थ ईयर का क्या है 0.592 और 2.912। चलिए अब एक एक करके मुझे वैल्यूज़ बताते जाएंगे, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ बस। ये लो, ये 600 आएगा, ये 90 आएगा बेटा, ये आएगा आपका 60, ठीक है। बाकी का आप बताइए अभी। अच्छा ये टैक्स का भी अमाउंट मुझे बताइए तो एक बार, लिख ही लेता हूँ मैं, है ना। तो 0.3 इंटू 336 तो 100.8, 312 तो 93.60, 408 तो 122.40, 336 तो 100.8, ठीक है। चलिए हाँ बताइए, कम ऑन। हाँ चलिए, वेलकम बेटा वेलकम। चलिए बताइए मुझे, अब आगे बढ़े, मुझे ये बताइए, चलिए ये बताओ, चलिए यहाँ से चालू करेंगे, कम ऑन। हाँ यस बताइए बेटा, आंसर निकालो तो सही ढोकले, ज़्यादा ही कम बैक मत करो बेटा आप, है ना। चुपचाप ध्यान दो क्लास में। इधर बताइए आंसर क्या आ रहा है इधर, 92 पॉइंट, कम जल्दी बताइए। 92.08 बोल रहे हैं, पक्का आ रहा है क्या? आगे नेक्स्ट, अगला बताइए। 085 है तो 09 करना पड़ेगा ना इसको, 92.09। नेक्स्ट अगला, फिर क्या है 97.6, अच्छा अच्छा नेगेटिव है, ओके।
फिर 90, रुक जा, मिल गया बेटा, मिल गया, चुप रहो, मत लिखो कुछ भी। अरे रुक जाना ढोकले, अभी दनादन फटके पड़ेंगे, अभी रुको, सबका चैट ब्लॉक करना पड़ेगा। हाँ लिखते बेटा, लिखते बैठ, तू लिखते बैठ। हाँ आ गया, दे मिल गया आंसर। तो 97.68, देख ही नहीं रहा भाई तेरे चैट में, जा, लिख लिया मैंने। 337.82, नेक्स्ट 255.62, 249.11, पर अब ये सही दिया कि नहीं पता नहीं है। 176.53 और 305.76। और बताइए सर, राउंड ऑफ मत करो सर लैक्स में। अरे बेटा चलता है इतना भी राउंड ऑफ, है ना? हाँ अरे चलता बेटा, आप इतना क्यों दिल पे ले रहे हैं? तो पूरा ही तो, सभी तो कुछ लैक्स में नहीं इधर इतना चलता रहे, आपके जेब से जा रहा है पैसा। बोले सर लैक्स में, सर इसको रहने दो सर 3 डिजिट तक। अच्छा मतलब तुमको क्या लग रहा है कि जो बैलेंस शीट वगैरह बनती जैसे रिलायंस वगैरह की करोड़ों की रहती, तो क्या पूरा 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 लिखते क्या भाई? वो भी क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद क्या 2 डेसिमल तक ही लेंगे ना उसमें, हैं? चलिए हाँ आगे, आगे फिर क्या है इसके बाद? 305.76, फिर क्या है आगे? बढ़ो इधर बताओ ना। 8.88, ओके 8.88, और क्या बताइए? 87.36। और अब एनपीवी निकालो तो पट से, मुझे एनपीवी बताओ तो आप, एनपीवी बताओ बराबर, एग्जैक्ट बताओ जो अपने हिसाब से आई। बुक में चीटिंग मत करो, उसने बुक में भलता किया है। हमारा बताइए इधर आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ? 501, 501.95। तो व्हाट डिड वी मिस? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ऐसा बेटा एक बच्चा बोल रहा है सर 0.615 को तो सर 61 ही लिखते हैं, इसको 0.62 क्यों लिखते हैं? बेटा आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू, है ना? आप मैथ्स के, आप मैथ्स के क्या, मैं क्या बोलूँ, आप मैथ्स के बेटा, मतलब यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना? हाँ रामानुजन वगैरह जो है ना उसको डाउट आ रहा है ये, अरे सर ऐसा थोड़ी होता सर, 0.615 का तो 0.61 ही लिखते हैं, इसको 0.62 थोड़ी लिखते हैं। बेटा आप शायद राउंडिंग ऑफ वाला क्लास बचपन में आपने मिस कर दिया कि डेसिमल के बाद अगर 5 रहा या 5 से ज़्यादा रहा तो उसको अपर राउंड ऑफ करते हैं। मतलब जब 5 रहता है ना बेटा, तब भी ऐसे ही करते हैं। बेटा हमारा एफएम का, हम इतने आगे के सेशन में आ चुके हैं और मुझे अब जाके राउंडिंग ऑफ सिखाना पड़ रहा है। चलिए मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं बचा अभी, चलिए छोड़िए, वापस आइए। हाँ इधर आइए। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक बार हम मॉड्यूल का चेक करेंगे कि मॉड्यूल में क्या हुआ है और देखेंगे। चलिए आइए इधर, पेज नंबर 7.95 पे आएंगे। कमन आइए इधर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, होता है यार, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ चलिए इधर आइए। पहली बात हमारा ये क्या है, पहली बात यहाँ पे आइए। नहीं
बेटा इंस्टीट्यूट ने, मैं आपको बोल रहा था ना कि इंस्टीट्यूट ने वो टैक्स नहीं लिया, मैं आपको बोल रहा था ना बीच में कि इंस्टीट्यूट ने टैक्स नहीं लिया, याद है क्या आपको? हेलो, इन्होंने क्या गड़बड़ किया है, सुनना अभी ध्यान से सुनिए, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ पहले, ठीक है, और फिर आप मुझे बताना इन्होंने क्या किया, देखना। हाँ, इन्होंने आंसर को अपडेट किया अभी, इसलिए मैंने पहले वो नहीं की चीज़, ठीक है ना, हम अपना गलत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उसको ठीक करा रहा हूँ अपने क्वेश्चन, अपने आंसर को। इधर आइए, मैं आपको पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझे कि हमने पहले जो किया वो क्यों किया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले क्या किया था और मैंने उसके हिसाब से अभी सॉल्व किया, अभी इंस्टीट्यूट ने उसको अपडेट किया बुक में, ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए था, है ना, याद है मैंने आपको इसके टैक्स की बात की थी कि यहाँ पे मेरे हिसाब से आफ्टर टैक्स लेना चाहिए था, आपको याद है ना, मैंने ऐसा आपको बोला था, बस वही चीज़ का फ़र्क है। एक बार देखो ये 30 को आप एक काम करो, 30 जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, इसको एक काम करो, ये आफ्टर टैक्स लो, आप एक बार इसको आफ्टर टैक्स करो, इसको आप कर दो 21 लैक्स, तो 21 इंटू 2.92912 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 61.152, ठीक है ना। और अब क्या करो आप 501.95 प्लस 87.36 माइनस 61.15, क्या आ रहा है आंसर 528.16, जो कि अब आपका मैच हो जाएगा जो अभी दिया है उसके हिसाब से। समझा किस चीज़ का फ़र्क है? ये इसी चीज़ का फ़र्क है जो मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने बोला ना आपको पहले कि ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे भी टैक्स मैंने बोला था कि नहीं भाई, बोला तो था, है ना, कि ऐसा करना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट ने पुराने स्टडी मॉडल में ऐसा किया था, ये देखो ये है इसका पुराना स्टडी मॉडल, इंस्टीट्यूट का पुराना स्टडी मॉडल ये है, इसमें इन्होंने यहाँ पे उसको लॉस ऑन रेंट को नहीं लिया, उसने अलग से लिया है लॉस ऑफ रेंट ऑन स्टोरेज स्पेस, मतलब कि टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया ना उसमें उसने इसको एडजस्ट करके लिया हुआ है, उसमें से माइनस किया है, मतलब इन शॉर्ट उन्होंने इस पे टैक्स नहीं लिया था पुराने स्टडी मॉडल में, और इसलिए पुराने स्टडी मॉडल में आपका जो है एनपीवी भी अलग आ रहा है, आपको समझा। अब इस स्टडी मॉडल में इन्होंने क्या किया, जो अभी आपके पास होगा मे बी, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें बोला हाँ हाँ बराबर है, हमको लॉस ऑफ रेंट हमने गलती से इसके बाद ले लिया था, हमें तो इस पर भी टैक्स की बचत मिलेगी ना, तो इसलिए इन्होंने ऊपर ले लिया पहले, मतलब इसको एज अ एक्सपेंस कंसिडर किया बिफोर टैक्स, समझा। तो फिर अब जब मैं ये जो मेरा कॉस्ट आएगा इसमें ये चीज़ इंक्लूडेड है, और जब मैं सेल में से इसको माइनस करूंगा तो इस प्रॉफिट में से जब टैक्स निकालूंगा तो अलग आएगा टैक्स का अमाउंट, आपको समझा। मतलब कि अब इस क्वेश्चन में जब इंस्टीट्यूट ने अभी सॉल्व किया है इसमें इसको उन्होंने क्या कंसिडर कर लिया, इसको उसने कंसिडर कर लिया बेटा 30 को क्या बिफोर टैक्स और उस स्पेसिफिक टैक्स को कंसिडर किया, समझा। तो इसलिए आया 528.16, मैंने बोला ना कि गलत हो ही नहीं सकता, तो ये है जादू। तो अब पॉइंट ये आता है सर तो हम क्या करें, हमको क्या करना है, तो मेरे हिसाब से भी जो मैं आपको पहले भी बोला था, हम अगेन वी विल स्टिक टू दैट, इंस्टीट्यूट ने जो पहले किया उसको जान दो, यही तरीका सही है, इसको आप ऐसा काट के ऐसा लिख दो यहाँ पे ताकि आपको भी याद रहे कि वो आफ्टर टैक्स ही लेना चाहिए। मैंने बोला था इंस्टीट्यूट से आंसर मैच करने के लिए फिलहाल मैं ऐसा लिखवा देता हूँ, है ना, फिर इसलिए मैंने बोला कि बाद में आईसा का आंसर एक बार चेक कर लो, क्लियर है बात। चलिए तो क्या करेंगे, हाँ डन है बात, राइट। एक बार कंपाइलर में भी देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है बेटा कंपाइलर का, हमने शायद लिखा था ना कहीं पे, तो भी कंपाइलर का है क्वेश्चन में 35, करेक्ट। आइए एक बार कंपाइलर में भी क्वेश्चन में 35 देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35, तो सेम ही है, हाँ इसमें बस क्या किया बराबर है, ओहो हो यहाँ पे कुछ तो भी है, कुछ डेट क्वेश्चन अलग है क्या थोड़ा सा कि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही है, इसमें उन्होंने इंटरेस्ट का भी लिया हुआ है 14% का इंटरेस्ट, ये एक एडिशनल पॉइंट है इसमें, है ना। इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या है हमारे कंपाइलर में, यही सेम क्वेश्चन पर इसमें ये इंटरेस्ट वाला एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है ना, ओके। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट के वजह से क्या होगा सुन लीजिए,
ठीक है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सेम है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट के खर्चे को भी ले लिया है। इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट के खर्चे को भी ले लिया है, ठीक है ना। पर बेटा मैं आपको बताऊं, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स, ठीक है ना। क्यों बताऊं मैं आपको, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट 14% बेस्ड ऑन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब कि पूरी बैंड कैसे बजाए अपन क्वेश्चन की, वो इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने क्या किया देखो, पहली बात तो बेटा ईएमआई ऐसे निकलती नहीं है। ईएमआई निकालने की जो बात है, ईएमआई जो होता है वो ऐसा नहीं निकलता डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आपने समझो 10 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए, तो क्या हर साल की ईएमआई 2 लाख होती है क्या? नहीं, ऐसा 10 लाख डिवाइड बाय वो 5 थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ईएमआई निकालने का तो पूरा अलग से क्या बताइए, आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसको, आपको निकालना पड़ेगा एनुटी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा लेना पड़ेगा उसको कि समझो अगर आज 10 लाख का लोन लिया तो हर साल 5 साल तक कितना पेमेंट करना है। तो आपको तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पीवीएफ वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में देखो बता रहा हूँ, सिंपल करते थे इधर आइए। इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि 600 लाख रुपए की मशीन है, 600 लाख की मशीन है। अच्छा, इसमें लिख दिया उसने लोन पेएबल इन 4 इक्वल कमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। चलो ठीक है, उसने लिख ही दिया उसको। वैसे ऐसा होता नहीं है पर ठीक है चलो। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे आपको जो है ना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ऐसा नहीं, ऐसे निकलता है 0 ईयर 4 1 2 3 4, यहाँ पे 600 लाख गए और अब हर साल आपको कितना रुपया या 600 लाख आए, हर साल कितना रुपया तुमको देना पड़ेगा, दैट इज एनुटी। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एनुटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर ऑफ 14% फॉर 4 ईयर्स, दिस शुड बी 600 लाख ऐसा। और फिर इसको डिवाइड करता पीवीएफ से तो मेरा एनुटी का वैल्यू आता, वो आता मेरा ईएमआई। आप समझे बात। हाँ, तो यहाँ पे फर्क किस, अब छोड़ो इसको, पॉइंट क्या है यहाँ पे, फर्क किस चीज़ का है, फर्क है कि एक तो ये 600 लाख को आप फाइनेंस कर रहे हैं लोन लेके और इस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताइए कि अगर आप इंटरेस्ट का अमाउंट ले रहे हैं तो वो तो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूडेड होता है, वो तो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूडेड होता है ना, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। तो अगर क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आप इस तरीके से कैश फ्लो आफ्टर टैक्स नहीं ले सकते, आपको इंटरेस्ट को भी एड बैक करना पड़ता है। ये तो भैया भगवान मालिक है इनका, मैं क्या बोलूँ अभी, ठीक है ना। आप ऐसा इंटरेस्ट, आप पहले इंटरेस्ट माइनस करो फिर टैक्स सही वाला निकालो, फिर आपको अब देखो सीएफएटी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा एंड आपको इंटरेस्ट भी एड बैक करना पड़ेगा, तब जाके आपका आएगा, तब जाके आपका क्या आएगा बताइए, तब जाके आपका जो है यस सीएफएटी आएगा, ठीक है ना। तो अब जान दो अभी ये चीज़ को, मेरे हिसाब से ये तो अब क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट, अब इसमें क्या करा, अब इसको आप ऐसा याद कर लो अभी कि अगर समझो इंस्टीट्यूट ने ऐसा पूछा, अगर पूछ लिया तो अब क्या करें, तो इन्होंने यहाँ पे जैसा कि वैसा कर लो फिर। तो इन्होंने इंटरेस्ट पहले लेने का बोले एक्सपेंस, ये क्योंकि ज़्यादा इजी है, वरना वो करने में आपको जो करेक्ट है ना वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, ये इजी वाला कर दिया उसने। बोले एक काम करो इंटरेस्ट को खर्चा ले लो तो उस पर टैक्स सेविंग मिल जाएगी, तो पैट आ गया, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो आप, बस हो गया खत्म। तो क्या सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे उसने एक एडिशनल आपका जो कैश आउटफ्लो है हर साल का वो ले लिया है। ये क्लियर है बात। अब जान दो अब क्या करें, बस ऐसे ही है इसमें, ठीक है। तो अब ये तो एक बात हो गई कि इसको कैसे करना है, क्या अब ये क्लियर है मुझे बताइए, क्या ये क्लियर है अभी क्वेश्चन 35। तो करना यही है हमें, पूरा का पूरा ये करना है, बस वो इंटरेस्ट और लोन रीपेमेंट का आपका एक ऐड हो जाएगा। क्लियर, क्या क्लियर है, मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, यस बेटा, क्या आगे बढ़े।
क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर हमने जो CFAT लिया उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लिया, क्योंकि बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है ना वो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड वाला नहीं है, वो मतलब प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड वाला नहीं, वो अलग से हमको लेना पड़ेगा। वो हम जैसे हमारा प्रॉफिट अपन निकालते हैं ना, कि अपन बुक्स के हिसाब से जैसे अपन प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ पे घुसा देगा नहीं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा अलग से ही दिखाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो किया है वही आपको इसमें करना है इस क्वेश्चन में, राइट। हमने जैसा सॉल्व किया ना एग्जैक्टली ऐसा आप करें सॉल्व। और यहाँ पे इसमें इसको आफ्टर टैक्स ले लो, इसको लिख दो आप आफ्टर टैक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट आफ्टर टैक्स। चलिए अब मुझे बताइए डाउट, एक बार डाउट बताएंगे सर। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वाला बताओ, देखो ये ना, ये आप बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वाला, ये एक डाउट है बच्चे को। चलिए देखिए, बोलते हैं सर ये क्या है 105 लाख आपने इनफ्लो क्यों लिखा? बेटा पहले क्या होता था ना, पहले आपको पहले क्वेश्चन समझा कि नहीं, पहले इंपॉर्टेंट वो है छोले भटूरे। क्वेश्चन क्या है कि अभी जो हमको कचरा निकल रहा था ना, वो कचरे को अपन क्या करते थे, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें पैसा देना पड़ता था 150 लाख हर साल एक दूसरे कंपनी को, कि 150 लाख रख और ये कचरा भी रख और इसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर। हम पे नाम नहीं आना चाहिए कि हमारे ये सब कचरे की वजह से बाकी लोगों की तबियत खराब हो रही है हमारे लोकेलिटी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको डिस्पोज ऑफ करना ढंग से। तो 150 लाख का खर्चा हो रहा था, पर अब अगर मैंने अगर वो वेस्ट को खुद ही प्रोसेस करना चालू कर दिया, तो अब मुझे डिस्पोज ऑफ का खर्चा नहीं करना पड़ेगा ढोकले। प्रभु आपको समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरा ये जो खर्चा पहले हो रहा था 150 लाख का, वो अब होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन पहले जब 150 लाख का खर्चा हो रहा था तो क्या होता, पहले जब 150 लाख का खर्चा हो रहा था बेटा तो क्या होता, तो हमारा 45 लाख का टैक्स भी तो सेव होता ना इस खर्चे की वजह से। मतलब पहले हमारा नेट खर्चा 105 लाख का हो रहा था, जो अब नहीं होगा। तो अगर एसेट खरीदने के वजह से पहले कुछ हमें खर्चा हो रहा था जो अब नहीं हो रहा, तो ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनफ्लो पे दिखाया है। क्लियर यहाँ तक? बेटा आप बुक में देखो ही मत, यहाँ पे जैसा किया है वैसा करना है। ये क्लियर है बात? हाँ बोले सर वो इंटरेस्ट एडबैक वाला एक बार बता दो बेटा, वो करना ही नहीं आपको, करना ही नहीं आपको, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे अगर आपको ये पूछ ही लिया ऐसा वाला, तो इन्होंने जो यहाँ पे किया है ऐसा ही करो, इंटरेस्ट पहले माइनस करो यहाँ पे चुपचाप, है ना। और नॉर्मल मतलब इंटरेस्ट माइनस करो, नॉर्मल पीबीटी निकालो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, CFD निकाल लो। यहाँ पे आपके फिर लोन रिपेमेंट्स बस आप यहाँ पे ले लेंगे हर साल के, बस हो गया। ऐसे ही करो अगर ये आए तो, जान दो इंटरेस्ट ऐड बैक वाला, ठीक है। चलिए डन है, कमन। और बताइए और कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है? मैं वेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, और कोई डाउट है? यस गाइस, क्या इस क्वेश्चन में और कोई डाउट है? मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए कुछ पूछना है आपको इसमें, मैं आगे बढ़ूँ ना तो प्रैक्टिस 10 खत्म, डन। चलिए ओके, आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 खत्म, अब आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12 पे आ जाते। चलिए चलिए देखेंगे, देखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12 और 13 बचा है। चलिए सर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें CFD के एक्सपेंस में नहीं आएगा ना? कौन सा ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा? मम्मी बेटा कौन सा ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या पूछ रहे हो आप? कहाँ पर इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट? आप थोड़ा सा और विस्तार में बताइए ना बेटा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? यस प्लीज़। और कौन सा ऑपरेटिंग कॉस्ट? कोई है ही नहीं ना बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट, कौन सा, कहाँ है ऑपरेटिंग कॉस्ट? बेटा ये इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं लिखा है बेटा, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट। ओके, मतलब कि जो हम रेंट कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे, है ना। तो ये क्या प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड, उसका सेल या एक्सपेंस से रिलेटेड है क्या? वो नहीं। तो इसलिए उसको मैंने वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं डाला, इसको अलग से दिखाना चाहिए हमें, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जैसा यहाँ पे सॉल्व किया है वैसे करना है एग्जाम में। ये ऐसे ही करते हैं, इसको नहीं घुसाते CFD वाले में। वो उन्होंने वहाँ पे क्यों घुसा दिया? ताकि वहाँ पे नेट ऑफ टैक्स वैल्यू अपने आप कंसिडर हो जाए।
यस, सो गाइज आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड अपने सारे फ्रेंड्स को ज़रूर हमारे क्लासेस के बारे में आप बताइए और वो जो है ultimatesale.com पर जाकर जो एनरोल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप MBSA.in से हमारी बुक्स ले सकते हैं, राइट। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर द एग्जाम्स एंड कुछ भी आपको और कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स गाइज, बाय बाय, मिलते हैं।